नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य अंतरा कक्षा 11वीं का 5वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर। और उस चैप्टर के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत यह आज के कवि का नाम है। पहला कवि कबीर था, उनके बाद में सूरदास, उनके बाद में देव, चौथा पद्माकर, और आज हम पढ़ रहे हैं 5वां कवि सुमित्रानंदन पंत। तो इनका इस वीडियो के अंदर हम सुमित्रानंदन पंत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और अगले वीडियो में उनकी कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत और इनका जन्म और मृत्यु स्थान सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए। तो इनका जन्म है 20 मई 1900 में। कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में। कहां हुआ? उत्तराखंड में एक जिला है, उस जिले का नाम है अल्मोड़ा, और वहां के एक जगह का नाम है कौसानी गांव। कौसानी गांव, जिला अल्मोड़ा और उत्तराखंड में। तो कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 20 मई 1900 में। कहां हुआ? कौसानी ग्राम, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुई थी। कहां हुई थी? इलाहाबाद, जिनको आज प्रयागराज कहते हैं, और वो इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम और पिता का नाम। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत। पिता का नाम गंगादत्त पंत। इनके पिता गंगादत्त पंत उत्तराखंड में चाय के बागानों के मैनेजर थे, और इनके जन्म के तुरंत उपरांत इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। तो माता का जो लाड प्यार होता है वो कवि सुमित्रानंदन पंत को नहीं मिला। उत्तराखंड हिमालय की तराई में प्रकृति की गोद में सुमित्रानंदन पंत कवि का लालन पालन हुआ। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इन्होंने, पंत जी ने खुद ने लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति से मिली है। कविता करने की प्रेरणा है जो मुझे कहां से मिली है? प्रकृति से मिली है। अब हम इनकी शिक्षा पढ़ेंगे। इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कौसानी में हुई थी, और इनके हाई स्कूल की शिक्षा वाराणसी, जिनको बनारस भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं, वाराणसी में इनकी हाई स्कूल की शिक्षा हुई। हाई स्कूल की शिक्षा के साथ साथ में इन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन की लहर में भाग लिया। 1919 में गांधी जी का एक भाषण सुनकर के इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी, उच्च शिक्षा छोड़ दी, और गांधी जी के 1921
में चल रहे असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए निकल पड़े। तो ये इनका सामान्य परिचय था। सुमित्रानंद पंत अंत में आकाशवाणी में काम किए थे प्रयाग में, और वहीं उनका निधन हुआ था। अब इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। ये 4 भाई बहन थे, इनमें से सबसे छोटे थे पंत जी, और इनका बचपन का नाम था गुसाई दत्त। अब इनके कविता का काल है वो हिंदी साहित्य का जो काल है छायावाद। कौन सा वाद? छायावाद, जो सामान्य थे 1918 से 36 तक चला था। 20 से 36 तक भी आप मान सकते हो। यह इनका छायावाद का टाइम पीरियड है। हिंदी साहित्य के 1918 से लेकर 36 तक के बीच में जो कविता का कालक्रम है उसे छायावाद कहते हैं, और ये छायावाद के प्रमुख कवि थे। आचार्य शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक कहा है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। अब इनकी हम पढ़ेंगे रचनाएं। प्रथम रचना में इनकी प्रथम रचना थी जो 1916 में आई थी, उनका नाम था गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा। सुमित्रानंद पंत जी, इन्होंने अपने जिंदगी के अंदर जितने भी कविताएं लिखी थी वो किसी एक वाद से बंधे हुए नहीं थे। अपने जिंदगी की पड़ाव में इनकी सोच जिस जिस प्रकार से प्रभावित हुई उनके अनुसार से, यानी युग की परिस्थिति के अनुकूल इनकी विचारधाराएं परिवर्तित होती रही थी। तो इनकी जो पहली विचारधारा थी, इनकी कुल 4 विचारधारा थी। पहली विचारधारा थी छायावादी विचारधारा। छायावादी विचारधारा इनकी प्रथम विचारधारा थी, और इनके अंदर उन्होंने 5 रचनाएं लिखी थी। कितनी रचनाएं? 5 रचनाएं। और 1, 2, 3, 4 और 5। एक आलोचक हुए थे, उनका नाम था कृष्णदत्त पालीवाल। उन्होंने पंत जी की 44 रचनाएं गिनाई थी। उनमें से मुख्य मुख्य रचनाएं हम पढ़ेंगे। तो छायावादी रचनाओं में इनकी 5 थी। उच्छ्वास की ग्रंथि वीणा के पल्लव में गूंजी, ये इनका शॉर्ट ट्रिक है। उच्छ्वास ग्रंथि वीणा पल्लव गुंजन, ये 5 रचनाएं इनकी छायावादी रचनाएं है। उच्छ्वास की ग्रंथि वीणा के पल्लव में गुंजी, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये 5 रचनाएं इनकी छायावादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास और ग्रंथि ये दो 1920 में, और वीणा और पल्लव ये इनकी रचनाएं आई थी 27 में और 28 में, और इनकी जो गुंजन आई थी वो आई थी 32 में, 27 में, 28 में, 20 में, 27, 28 में और 32 में। ये छायावादी रचनाएं थी। उच्छ्वास की ग्रंथि वीणा के पल्लव में गूंजी। इनके बाद जो इनकी विचारधारा आती है वो आती है, देखो ये 35 आ गया। उनके बाद में हिंदी साहित्य का जो काल होता है वो प्रगतिवादी होता है। तो इनकी विचारधाराएं वहां से परिवर्तित हो जाती है और वो विचारधारा जाती है प्रगतिवादी। और प्रगतिवादी में इनकी कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाएं हैं। और वो कौन सी है? युगांत,
युगांत, युगवाणी, युगांत और युगवाणी। इनके बाद में इनकी जो रचनाएं, मेन रचनाएं जो आप जो पाठ है ये वो इस रचना से लिए है, उनका नाम है ग्राम्य। तो उच्चवास की ग्रंथि वीणा के पल्लव में गुंजी, युगांत हुआ युगवाणी में, युगांत हुआ युगवाणी में। ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं है। जो प्रगतिवाद शुरू होता है 36 में, तो ये 1936 में ही आई थी। और दूसरी रचना युगवाणी और तीसरी ग्राम्य। ये युगवाणी 39 में और ये 40 के अंदर आई थी। तो ये रचनाएं आपकी प्रगतिवादी हो गई। तीसरी है छायावादी, प्रगतिवादी, और तीसरी इनका है अरविंद दर्शन पर, अरविंद दर्शन की विचारधारा। तीसरी रचना इनकी अरविंद दर्शन की विचारधारा है, जिनको अंतस्थ चेतनावादी कहते हैं। और वो उनकी 3 रचनाएं है, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ इनकी रचना और युगांतर। ये इनकी अरविंद दर्शन, अरविंद जी के दर्शन पर आधारित है। और वाद है अंतस्थ चेतनावाद। तो उच्चवास की ग्रंथि वीणा के पल्लों में गूंजी, युगांत हुआ युगमाने। ग्राम्य की स्वर्णगिर, स्वर्णधूलि, युगपथ में एक रचना थी उत्तरा, वो उनके अगला मानवतावादी की है। ये हमने ट्रिक बनाया है। तो छायावादी, प्रगतिवादी और अरविंद दर्शन, इनकी रचना में उच्चवास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगपथ और युगांतर। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं, यानी घोषणा पत्र कहते हैं। ये हुई इनकी रचनाएं। अगला स्टेप इनका है, वो है मानवतावादी। मानवतावादी, मानवतावादी में ये गांधी जी के गांधीवादी बन गए थे। और सत्यम शिवम सुंदरम एक विचारधारा होती है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य फिर शिव प्लस सुंदर, जबकि पंत जी ऐसे नहीं थे। पंत जी इनके उल्टे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। तो सुंदरम, शिवम और सत्यम। तो अंतिम इनकी रचनाएं सत्यम है। प्रथम रचनाएं सुंदरतावादी थी, प्रकृति प्रेमी थे, तो सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता उन्होंने देखी थी। फिर शिवम और ये लास्ट वाली सत्यम उनके आधारित है। इनके बीच में रचनाएं बहुत है, लेकिन मुख्य मुख्य लिखेंगे लोकायतन। लोकायतन ये इनका महाकाव्य है और गांधी जी पर आधारित है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनकी अगली रचना चिदंबरा, चिदंबरा और रजत शिखर। रजत शिखर, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, रजत शिखर। इनके अलावा इनकी रचनाओं में एक होती है अतिमा और एक होती है वापसी। ये इनकी रचनाएं है। अब बातें हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को पुरस्कार कौन कौन से मिले। पुरस्कार नंबर 1, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ
पुरस्कार इनको मिला था। इनकी रचना चिदंबरा पर, यह पहला पुरस्कार है। ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार पंत जी को मिला है। दूसरा जिसको बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वो मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार छठा पुरस्कार है, पंत जी को मिला है। इनके अलावा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, और वो मिला इनको लोकायतन पर, और ये मिला था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ये 4 पुरस्कार इनको मिले थे। अब इनके अलावा कुछ और तथ्य हैं जिनको हम पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ने एक कवि थे, उनका नाम था नरेंद्र शर्मा। इनके साथ मिलकर के 1938 में एक पत्रिका निकाली थी, पत्रिका, और उस पत्रिका का नाम था रूपाव पत्रिका। इस पत्रिका के अंदर प्रगतिशील साहित्य चेतना के कवियों के विचार प्रस्तुत किए जाते थे। तो नरेंद्र शर्मा के साथ में मिलकर 1938 में रूपा पत्रिका का संपादन किया था, और इनके साहित्यकार प्रेमी थे। उनके लिए इन्होंने साहित्य संसद एक संस्था का निर्माण किया था। और इनके उपनामों में यदि हम कहें तो प्रकृति के सुकुमार कवि, आधुनिक वर्ड्सवर्थ, शब्दों के शिल्पी, छायावाद के विष्णु, और इनका जो प्रिय छंद था, प्रिय छंद रोला छंद। रोला छंद सुमित्रा नंदन पंत जी का प्रिय छंद था। और इनके उपनामों में यदि कहे तो शब्दों के शिल्पी थे, शब्दों की आत्मा जानते थे कि शब्द क्या कहना चाहते, शब्दों के शिल्पी थे। प्रकृति के सुकुमार कवि थे, छायावाद के विष्णु थे, और आधुनिक काल के वर्ड्सवर्थ थे। वर्ड्सवर्थ एक कवि भी थे जिन्होंने बायोग्राफी लिटरेरिया और नामक ग्रंथ लिखा था। वो वर्ड्सवर्थ, लिरिकल बैलेट्स वाला वर्ड्सवर्थ, इनको आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ कहते हैं। वर्ड्सवर्थ, आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ पंत जी को कहते हैं। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का हमने सामान्य कवि परिचय पढ़ा है। इसके बीच में कोई गलतियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये वीडियो आप यदि अंत तक देखे हैं तो उन विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जो हिंदी साहित्य के प्रेमी हैं, हिंदी साहित्य में पढ़ना चाहते हैं, उच्च अध्ययन करना चाहते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। उन बच्चों को भेज दीजिए, यह आपके लिए एक पुण्य का काम